तो चलिए आज की इस वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, सबको पता होना चाहिए। गुर्दे के कार्य को कृत्रिम ढंग से डैश द्वारा किया जाता है, डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। जब किडनी फेल हो जाता है, दोनों किडनी, तो व्यक्ति को डायलिसिस करवाया जाता है, तो यह कृत्रिम ढंग से काम करवाता है, ठीक है ना। ब्लड को प्यूरिफाइड करता है। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी से न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, पोषण से कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे, सफ़ेद रक्ताणुओं की यानी WBC की संख्या में कम होने को क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ठीक है ना, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। आगे बढ़िए, किडनी फेलुअर में सीरम क्रिएटिनिन का मात्रा क्या होता है? बढ़ा रहता है, बढ़ जाता है। किडनी फेल होने का संकेत है सीरम क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ा होना, ठीक है। आगे है, कॉर्टिसोल की मात्रा स्रावित हो, देखिए अधिक, कॉर्टिसोल कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। जो किडनी के ऊपर दो ग्लैंड होता है ना, दोनों किडनी पर एक एक पीला वाला, वहाँ से कॉर्टिसोल स्रावित होता है। और कॉर्टिसोल अगर अधिक मात्रा में स्रावित हो तो इससे जो रोग होता है कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। और यही कॉर्टिसोल अगर कम मात्रा में स्रावित हो तो उसके कारण अगर रोग होगा तो एडिशंस होगा। तो एक मीडियम, एक एवरेज जो है स्राव होना चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा मुसीबत करता है। हृदय के अंतः, देख लीजिए, हृदय के अंतः सूजन को क्या कहते हैं? यानी हृदय के जो आंतरिक है उसमें सूजन को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन को इंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोकार्डाइटिस, ठीक है। आगे है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का होना ग्लाइकोसूरिया को बताता है, ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज इन यूरिन, ओके। मस्तिष्क की विद्युत एक्टिविटी नापी जाती है, किससे नापी जाती है? EEG के जरिए मापी जाती है। मस्तिष्क में जो विद्युत इलेक्ट्रिक का करंट है वो EEG के जरिए मापा जाता है, ठीक है ना। आगे है, पेरिटोनियल कैविटी में द्रव की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियल कैविटी में द्रव की उपस्थिति को एसाइटिस कहते हैं, यानी पेट में पानी हो जाना, ठीक है। रक्त में पोटेशियम की समान स्तर कितना होता है? तो रक्त में पोटेशियम का स्तर जो है समान से 3.5 से लेकर 5 जो है MEQ पर लीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को रेफ्रिजरेटर से 10 मिनट ज़्यादा पहले नहीं निकालना चाहिए। यानी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो रेफ्रिजरेटर से पहले ब्लड को कितना समय पहले नहीं निकालना चाहिए? तो 30 मिनट पहले नहीं निकालना चाहिए, 30 मिनट पहले आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डेरिफाइलिन एक दवा है, तो डेरिफाइलिन एक ब्रोंकोडिलेटर दवा है जो श्वास नली को क्या करता है? फैलाता है और श्वसन की क्रिया को बेहतर बनाता है। डोपामाइन एक औषधि है, तो डोपामाइन एक औषधि है, एंटी शॉक औषधि है, जो आपको पता है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आगे है, रीनल एडिमा डैश के जमाव के वजह से होता है। तो रीनल एडिमा मतलब गुर्दे में सूजन होना, यह यूरिया के जमाव से होता है, ठीक है। आगे है, थायराइड ग्लैंड में क्या बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन T3 एंड T4 के रूप में होता है अलग अलग। आगे है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने को क्या कहते हैं? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो जाता है तो कम होना को हाइपो कहते हैं और ज़्यादा होना को हाइपर कहते हैं, याद रखिएगा। तो कम पूछेगा तो पहले हाइपो लगा होगा, ज़्यादा पूछेगा तो हाइपर लगा होगा, और कैल्शियम है तो कैल्शियमिया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, सभी प्रकार के जीवाणु और विषाणु की मृत्यु कितने तापमान पर हो जाता है? तो देखिए, सभी प्रकार के जीवाणु का जो होगा, विषाणु हो, कुछ भी हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, कुछ भी हो, यह सभी प्रकार के 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपको नष्ट हो जाता है। ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में इसके नज़दीक में क्या है। मान के अगर आपको 130 दिया है ऑप्शन में, उसके बाद सीधा 140 दिया है, 110 दिया है, ठीक है, और 150 दिया है, तो क्या टिक मारिएगा? 130 वाला टिक मारिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 120 अगर डायरेक्टली दे देगा, 121 दे देगा, तो यही मारिएगा, समझ गए ना। ऑप्शन पर निर्भर करता है बहुत सारे क्वेश्चन। आगे है, प्यूटिड ग्लैंड से अधिक मात्रा में स्रावित होने से कौन सा रोग होता है? तो प्यूटिड ग्रंथि से अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होता है, उसे जिजान्टिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, जिजान्टिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। प्लाज्मा से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा से अत्यधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले जो द्रव होता है उसे CASF बोलते हैं, सेरे स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। आगे है, यहाँ पे शीत एनेस्थेसिया देने को क्या कहते हैं?
कोल्ड एनेस्थेसिया देने को क्या कहते हैं, तो क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी में जहाँ भी आपको मतलब ये करना हो, ठीक है ना, जहाँ भी ये चीज़ें करना हो, क्रायोथेरेपी एक प्रकार से यह सर्जिकल प्रोसेस में भी आता है। मतलब क्या होता है कि जिस भी जगह पर आपको वहाँ नष्ट करना हो ऊतक को, तो यह एक इतना ठंडा ऊतक होता, इतना ठंडा वहाँ पे कर देता है ना कि वहाँ का ऊतक नष्ट हो जाता है। जैसे ऑटोमेटिक खुद समझिए कि आप मुंह में बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ रख लेते हैं, हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ ठंडा रख लेते हैं, तो आपका हाथ जो है थोड़ा देर काम नहीं करता है। तो क्या करता है, उससे भी ज़्यादा जो है आपको हार्ड जो है कोल्ड को वहाँ पे रखा जाता है क्रायोथेरेपी में, जो ऊतक को वहाँ नष्ट कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है रक्त स्टोर करने के लिए उचित तापमान कितना होता है, तो लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड उचित तापमान होता है। ठीक है ना। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या कहलाता है, तो रक्त में देखिए अधिक मात्रा मतलब हाइपर, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो केपनिया, हाइपर केपनिया। ठीक है ना। फेफड़े को कोलैप्स होने को क्या बोलते हैं, देखिए फेफड़ों को कोलैप्स होने को निमोथोरैक्स बोलते हैं। ठीक है ना। और फेफड़ों को अत्यधिक सिकुड़न हो जाता है, उसमें फैलाव नहीं हो पाएगा ठीक ढंग से, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, एटिकटेलेसिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्रोंकी के असमान रूप से फैलने को क्या कहते हैं, श्वसन नली को असमान रूप से फैलने को ब्रोंकिएटेसिस बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रोंकिएटेसिस बोलते हैं, ब्रोंकिएटेसिस बोलते हैं। ठीक है। आगे है नवजात शिशु पीलिया नियोनेटल जॉन्डिस की चिकित्सा किससे की जाती है, मतलब नियोनेटल जॉन्डिस का जो चिकित्सा होता है किससे किया जाता है, फोटोथेरेपी से। ठीक है ना। आगे है जल शीर्ष हाइड्रोसिफलस में शिशु का सिर का आकार कैसा होता है, तो सामान्य से बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोसिफलस। आगे है मल के साथ रक्त आने के लक्षण को क्या कहते हैं, तो मल के साथ रक्त आने को मैलिना बोला जाता है। ठीक है ना। बच्चों में सूखा रोग मरासमस कुपोषण की कमी से होता है, तो मरासमस जो होता है प्रोटीन एनर्जी के कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बच्चों में बेरी किसके कमी से होता है, तो विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं। ठीक है ना। आगे है माँ के दूध में जीवाणुओं की वृद्धि रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है, माँ के दूध में जो जीवाणु होता है उसको रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है, लैक्टोफेरिन होता है। लैक्टोफेरिन जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है। ठीक है। कैपुट सक्सीडेनम रोग शिशु में पाया जाता है कहाँ पे, तो कैपुट सक्सीडेनम में जो रोग पाया जाता है शिशु के स्काल्प में। ठीक है, याद रखिएगा। बच्चे का पहला अस्थायी दांत कितने महीने में आता है, तो लगभग यह 6 से 8 महीने में आता है अस्थायी दांत। ठीक है ना। आगे है PEM का पूर्ण रूप क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है। आगे है 2.5 किलोग्राम भार से कम वजन वाले बालक को क्या कहते हैं, तो लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, LBW कहते हैं। ठीक है ना। आगे है 6 माह तक शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, तो सबसे सर्वोत्तम आहार 6 माह के उम्र तक माँ का दूध होता है। ठीक है, आगे रखिएगा। अपगार स्कोर डैश में विकसित किया गया, तो अपगार स्कोर 1952 में विकसित किया किसके द्वारा, तो डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा। ठीक है ना, डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा विकसित किया गया। आगे है यहाँ पे स्तनपान कराने वाले माताओं में डैश का खतरा कम होता है, तो जो माता अच्छे से स्तनपान समय समय पर कराती है वैसे महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम होता है। ठीक है। आगे हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 महीने होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में 1 से 6 महीने हैं तो ये मत भूलिएगा, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे है हाइड्रोसिफलस के सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या लगाया जाता है, तो हाइड्रोसिफलस जो बच्चे के जो सिर में ये जल भर जाता है तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट यही किया जाता है कि शंट किया जाता है। शंट में एक पाइप के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू ब्रेन का एक्सेसिव जो फ्लूइड है उसको जो है बाईपास किया जाता है आपको पेट की साइड में। ठीक है ना, एब्डोमिन में। ओके, यही शंट होता है। हर्षपरंग रोग जो है उसको क्या कहते हैं, तो हर्षपरंग रोग को कॉन्जिनेंटल मेगाकोलोन भी कहते हैं। ठीक है ना, हर्षपरंग रोग को कॉन्जिनेंटल मेगाकोलोन भी बोलते हैं। ठीक है ना। आगे है काली खांसी का रोग जीवाणु से होता है, किस जीवाणु से, तो बर्डोटेला पर्टुसिस से भी होता है, बर्डोटेला पर्टुसिस से। ठीक है।
मियादी बुखार यानी टाइफाइड बच्चों में किस जीवाणु से होता है? तो सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड फीवर होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखिएगा इसको। आगे है विटामिन B12 की कमी से होने वाले रक्ताल्पता यानी एनीमिया को क्या कहते हैं? तो विटामिन B12 की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। पल्स पोलियो टीकाकरण भारत में कब शुरू हुआ? 1995 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। आगे है अधिकतर वैक्सीन का भंडारण जो है डैश पर करते हैं। तो अधिकतर मैक्सिमम जो वैक्सीन होता है उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम लोग भंडार करते हैं, ठीक है ना। जन्म के बाद फेफड़ों में फैलाव न होना क्या कहलाता है? ठीक है ना। तो जन्म के बाद फेफड़ों में ठीक ढंग से फैलाव न हो पाना पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स डैश तक होता है, 3 से 4 मंथ तक जो है प्रेजेंट रहता है मोरो रिफ्लेक्स, ओके। लो बर्थ वेट बेबी शिशुओं की देखभाल का तकनीक क्या है? तो लो बर्थ वेट बेबी में शिशुओं को देखभाल की तकनीक है KMC कंगारू मदर केयर, ठीक है। आगे है रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ RCH कार्यक्रम की प्रारंभ कब की गई? 1997 में। हो सकता है RCH का फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है सिक थेक डिप्टीरिया के परीक्षण के लिए किया जाता है। जन्म के बाद शिशु के शरीर का रंग नीला पड़ने से रोग होने का संकेत होता है। कौन सा रोग? तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है। चार हृदय से संबंधित रोगों का समूह टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है, ठीक है। नवजात शिशु की पीलिया की चिकित्सा फोटोथेरेपी से की जाती है, पता होनी चाहिए। आगे है हाइड्रोसिफिलस में शिशु का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया अधिकांशतः किस उम्र के बाद होता है? तो लगभग 20 से 25, या ऑप्शन में अगर 25 से 30 रहे तो वही राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया समानतः 20 से 25 या 25 से 30 जो भी ऑप्शन में रहे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है डाइज़ापाम एक औषधि है। तो डाइज़ापाम एक एंजियोलाइटिक औषधि है जो एंजाइटी वगैरह में काम देता है, ओके। भीड़ से डर लगना एगोराफोबिया कहलाता है, ठीक है ना, भीड़ से डर लगना एगोराफोबिया कहलाता है। आगे है डैश ने मानसिक रोग चिकित्सा में भोजन, मालिश तथा व्यायाम पर जोर दिया। तो हिपोक्रेट्स ने मानसिक रोगों में भोजन, मालिश और व्यायाम पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया, ओके। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के कारण होने वाला साइकोसिस रोग क्या कहलाता है? देखिए, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के कारण होने वाला साइकोसिस रोग होता है। अब देखिए होता यह है कि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म लेते लेते व्यक्ति अचानक से जो है छोड़ देता है, ठीक है ना, अचानक से जो है लेना बंद कर देता है अगर एल्कोहल, तो उसे एल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम होता है, या इसी को डेलेरियम ट्रेमेंस बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत दिनों से व्यक्ति ले रहा हो एल्कोहल और अचानक से उससे जो है एल्कोहल छोड़ना पड़े या बंद कर देना पड़े या बंद कर दे, तो उसमें एल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है व्यक्ति सामने कहे गए शब्दों को बार बार दोहराता है, उसे क्या कहते हैं? तो किसी शब्दों का बार बार अनुकरण करना या बोलना इकोलैलिया बोलते हैं, शब्दानुक्रम, ठीक है। ICD-10 क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? WHO को द्वारा दिया गया, ठीक है, रोगों को बांटा गया। ICD-10 के चैप्टर F में डैश का वर्गीकरण है, किसका वर्गीकरण है? तो चैप्टर F में जो है आपको मानसिक एवं व्यवहारिक रोगों का जो है वर्गीकरण है, ठीक है। आगे है स्पर्श की माया कहलाता है, यानी हेलुसिनेशन ऑफ टच, टच की माया यानी छूने से जो माया होता है उसे टेक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं, स्पर्श की माया। ECT पर लगाई जाती है। ECT कहाँ पर लगाई जाती है? तो ECT ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर लगाया जाता है, टेम्पोरल लोब पर, ठीक है, याद रखिएगा। विचित्र चेहरे बनाना ग्रीमेसी कहलाता है, जिसे हम लोग मुंह बनाना भी बोलते हैं, अजब तरह के मुंह बनाना, यह मेडिकल टर्म में ग्रीमेसी कहलाता है, साइकेट्रिक में, ठीक है। लूनेटिक एसुलम को डैश कहा जाता है, लूनेटिक एसुलम को ही मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है, ठीक है। NDPS एक्ट जो है कब लागू किया गया? 1985 में लागू किया गया, ठीक है। थ्योरेपेटिक NPR डैश और डैश के बीच संबंध है, तो थ्योरेपेटिक NPR TNPR नर्स और रोगी के बीच का संबंध है, ओके। आगे है व्यक्ति के द्वारा उग्र होकर स्वयं को मारने की कोशिश क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति उग्र हो जाए और स्वयं को क्षति पहुंचाए, मारने का प्रयास करे, उसे सुसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। ECT का समय जो है कितना होता है? 0.1 से लेकर
1 सेकेंड, वैसे इसका जो है 0.6 सेकेंड इसका होता है। अगर जो भी ऑप्शन में रहे आप लोग मारिएगा, इसके बीच में जो है आपका होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंधेरे से डर लगना क्या कहलाता है? नाइक्टोफोबिया कहलाता है, याद रखना है। अजनबी से डर लगना जेनोफोबिया कहलाता है, जेनोफोबिया अजनबी से डर लगना, ठीक है। ट्रोकोमा के द्वारा, ट्रोकोमा किसके द्वारा होता है? तो ट्रोकोमा जो होता है क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस के कारण होता है। ट्रेकोमा जो होता है आँख का रोग है, यह क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है, इंट्राओकुलर प्रेशर के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ने को ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें विशेष रूप से क्या बढ़ जाता है? तो आईओपी लेवल बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व नष्ट होने लगता है, ठीक है ना। आगे है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है जिससे दृष्टि दोष होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कैटरैक्ट कहते हैं, जहाँ पर नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ओके। FNAC का पूरा नाम क्या है? FNAC का पूरा नाम क्या है? यह एक टेस्ट है जिसे हम लोग फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। एंडोकार्डियम की प्रदाह को क्या कहते हैं? तो एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। टिनिटस का मतलब क्या होता है? कान में घंटियों की आवाज़ देना, और यह सबसे आम लक्षण किसका है? मेनियर्स रोग का, याद रखिएगा। आगे है, अंडाशय को हटाने को क्या कहते हैं? जो ओवरी होता है महिलाओं में, उसको आंशिक या पूर्ण रूप से हटाने को ओफ्रेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओफ्रेक्टोमी बोलते हैं, याद रखिएगा। गठिया का मतलब होता है जोड़ों में दर्द, सूजन होना, जिसे अर्थराइटिस बोलते हैं। कुष्ठ रोग का जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया। रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना क्या कहलाता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहलाता है, समझ गए। कहता है हृदय की एसे नोड को क्या कहा जाता है? देखिए, एसे नोड जो होता है यह प्राकृतिक रूप से पेस मेकर होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, पेस मेकर। उसके बाद है जो मैसेटर की जो मांसपेशी होती है, मैसेटर की जो मांसपेशी होती है, इसे चबाने वाला जो है मांसपेशी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, मनुष्य के शरीर में होने वाला जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है इसे क्या कहते हैं? तो जो हम खाते पीते हैं उसमें जो पचने में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है ना। आगे है, हड्डियों को बनाने वाला सेल को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। यह हड्डियों को बनाने वाला सेल है, क्योंकि हमारा हर एक बॉडी का हर एक पार्ट जो है आपका सेल का ही बना है। सेल ऊतक बनाता है और अलग अलग ऊतक का निर्माण अलग अलग बॉडी में होता है, ठीक है। हाथ जो होता है, हाथ जो है बॉडी से डैश द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो शोल्डर ज्वाइंट के जरिए हमारा हाथ जो है बॉडी से जुड़ा रहता है। ओके। आगे है, इनर ईयर को डैश भी कहते हैं, यानी कान के आंतरिक भाग को हम लोग लैबिरिंथ भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। हृदय में कुल मिला के 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है ना। एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, और दोनों लेफ्ट राइट में होता है, इसलिए 4 हो जाता है, ठीक है। आगे है, लार में डैश एंजाइम होता है। तो जो लार होता है हम लोग चबाते हैं, लार जो उत्पन्न होता है उसमें एमाइलेज और लाइसोजाइम दोनों जो है आपको एंजाइम मौजूद होता है, जो भोजन को लुगदी बनाने में, पचाने में भूमिका निभाता है। आगे है, कहता है एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग कौन करता है? तो एक डोम शेप में आपका एक डायफ्राम होता है जो ऊपर वाले थोरेटिक कैविटी को नीचे एब्डोमिनल कैविटी से यह अलग करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बालों का गिरना, बालों का पतला होना एलोपेसिया कहलाता है, ठीक है। खोपड़ी में कुल मिला के जो है आपको 22 हड्डी होते हैं, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? देखिए, तो जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है जो कैल्शियम के चपाचय को नियंत्रण करता है वो कैल्सीटोनिन है, ठीक है ना। सेल बॉडी, वह कौन सा सेल है जो एंटीबॉडी द्वारा संचालित रोग क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है? तो बी सेल है, ठीक है, बी सेल है। ओके। आगे है, दांत का भाग जो मसूड़ों के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं?
खोखला भाग होता है जिसे रूट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गुर्दे के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? देखिए, तो गुर्दा जो धंसा हुआ पार्ट होता है गुर्दे का, ये धंसा हुआ जो भाग होता है जहाँ से ब्लड वेसल्स अंदर में, या यूँ कहा जाए तो मूत्र मार्ग, ये सब जो है निकलता है, ये धंसे हुए भाग को ही जो है हम लोग हाइलम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। आगे है शुक्राणु में लाइसोजोम एंजाइम डैश के होता है। शुक्राणु में जो लाइसोजोम जो एंजाइम होता है ये एक्रोसोम के होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वयस्क होने पर डैश ग्रंथि की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जैसे एडल्ट व्यक्ति होता है तो उसका थाइमस ग्रंथि का एक्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है। लिम्फाइट सिस्टम डैश का केंद्रीय अंग है। तो लिम्फाइट सिस्टम जो है बोन मैरो का जो है केंद्रीय अंग है, सेंट्रल अंग सिस्टम है, ठीक है ना। गाल की हड्डी तथा टेम्पोरल एवं मैगजिला डैश से मिलकर बनती हैं, ठीक है ना। तो गाल की हड्डी हो गया या टेम्पोरल हो गया या मैक्सिला हो गया, ये सब जाइगोटिक जो है मिलकर बना है, ठीक है ना। आगे है पैर की वजन उठाने वाला अस्थि कौन सा है? तो टिबिया होता है जो पैर के वजन आपका उठा पाता है, ठीक है ना। आगे है निद्रा एवं निद्रा चक्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होता है। तो निद्रा, भूख, प्यास, ठीक है ना, ये सब जो है आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है, याद रखिएगा। बाहरी एवं मध्य कान के बीच डैश स्थित होता है। तो बाहरी और मध्य कान के बीच में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्थित होता है, याद रखिएगा। आगे है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व ने परिभाषित किया। तो स्वभाव के आधार पर पर्सनालिटी को डिफाइन किसने किया? मॉर्गन एवं गिनी लैंड ने व्यक्तित्व को स्वभाव के आधार पर जो है परिभाषित किया। संकल्प जो है, संकल्प द्वारा डैश प्राप्त किया जा सकता है। तो संकल्प लेकर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे एक प्रेरक दूसरे प्रेरक द्वारा विरोध होता है। एक प्रेरक यानी एक चीज़ दूसरे चीज़ को विरोध करता है, वो द्वंद्व उत्पन्न करता है, समझ गए? द्वंद्व। किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होती है, उस पर ध्यान देने को क्या कहते हैं? तो किसी ऐसे चीज़ जहाँ पे आपको ध्यान देने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं होता है, ऑटोमेटिक आपको ध्यान उधर चला जाता है, तो उसे स्वाभाविक जो है ध्यान कहते हैं, ठीक है ना। आगे है आंशिक या पूर्ण स्मरण शक्ति की हानि को क्या कहते हैं? देखिए, पार्शियली या कंप्लीट स्मरण शक्ति के हानि को क्या कहते हैं? एमनेसिया कहते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी का वर्गीकरण डैश ने किया। तो सेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व का वर्णन किया। सेल्डन आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि एक्टोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिक या एक्टोमॉर्फिक, कोई भी दे दे, इंडो, मेसो, एक्टो, तीनों में से कोई भी दे दे, समझ जाइएगा ये सेल्डन के बारे में पूछ रहा है। आगे है एथलीट टाइप व पिकनिक टाइप व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो क्रेसर ने पर्सनालिटी को एथलीट और पिकनिक टाइप में बांटा, ठीक है। पहला बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो 1908 में हुआ, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। बिने क्यों नाम दिया गया? क्योंकि साइमन बिनेट ने ही इसका जो है क्या किया, चालू किया था, इसे बनाया, ठीक है ना। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन डैश ने कहा। मतलब सीखना, लर्निंग ही शक्ति की बुद्धि है, ठीक है ना। ये किसने कहा? बंकिंघम ने कहा, ठीक है ना, बंकिंघम ने कहा। परिवार एक समूह है, कैसा समूह है? परिवार एक प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी समूह है, ठीक है ना। जाति के आधार पर वर्गीकरण को सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। जो जाति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है इसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक समूह, चूँकि एक बड़ा समूह होता है, बहुत दूर दूर के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे पहले से परिचित नहीं होता है, तो द्वितीयक समूह होता है, ठीक है ना। अल्फ्रेड बिनेट माप डैश को मापा जाता है। तो अल्फ्रेड बिनेट माप से हम लोग बुद्धि, लब्धता, IQ को मापते हैं, ठीक है ना। आगे है जैविक सामाजिक इकाई जिसमें पति और पत्नी और बच्चे सहित जो है रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो जैविक समाज जहाँ पे पति, पत्नी और बच्चे रहते हैं उसे परिवार कहते हैं, ठीक है ना। श्रमिक संघ एक समूह है, द्वितीयक। देखिए, प्राइमरी द्वितीयक में समझिए कॉमन डिफरेंस है। बड़े ग्रुप में बात करेगा जिस ग्रुप के बारे में कोई नहीं जानता हो, परिचित नहीं हो सदस्य एक दूसरे के बीच में, कोई कहीं का हो, कोई कहीं का हो, कोई कहीं का हो, बहुत बड़ा ग्रुप हो, तो द्वितीय ग्रुप होता है। स्मॉल ग्रुप होता है जो छोटे छोटे होता है, जिसमें आपसी में लोगों में प्रेम भाव होता है, पहले से लोग जानते होते हैं, तो वैसा ग्रुप बनता है तो उसे प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है एक कार्य को अच्छी तरह से करने की क्षमता को स्किल कहते हैं, कौशल कहते हैं, ठीक है ना। जो कोई काम को आप अच्छे से एकदम बढ़िया से करते हैं तो मतलब स्किल, कौशल। समाजशास्त्र के प्राथमिक इकाई परिवार है, यानी हमारा जो सोशियोलॉजी है इसका फर्स्ट जो इकाई है वो आपका परिवार ही है, ठीक है ना। WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। याद रख लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। ओके, आगे है एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाले समग्र संख्या क्या कहलाती है? तो एक भौगोलिक क्षेत्र में टोटल संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं, जो भी लोग निवास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति यानी पर व्यक्ति, पर पर्सन आय, इनकम का मतलब है जितना भी राष्ट्रीय आय हुआ है उसमें कुल जनसंख्या से आप भाग दे दीजिए तो पर व्यक्ति आय कितना है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देश से उत्पादित कुल आय डैश कहा जाता है। देश में कुल उत्पादित आय को राष्ट्रीय नेशनल इनकम बोलते हैं। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यूनिसेफ का 2 फुल फॉर्म होता है। एक होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। एक होता है शॉर्ट में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। तो ये आपको देखना है कि एग्जाम में आपको क्या पूछा है, ठीक है। जो याद रहेगा आप टिक मार दीजिएगा, या ऑप्शन में जो रहेगा वो टिक मारना है। मैकाबेयर पेज के अनुसार डैश एक संबंधों का जाल है, तो समाज एक संबंधों का जाल है, ठीक है, याद रखिएगा। दहेज को डैश भी कहते हैं, तो दहेज को एक संपत्ति भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। सोयाबीन डैश का स्रोत है, तो सोयाबीन प्रोटीन का एक ज़बरदस्त स्रोत है, ठीक है ना। रक्तचाप समान से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। रक्तचाप समान से ज़्यादा हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। आगे है समान रक्तचाप का समान से अधिक होना क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया हाइपरटेंशन। व्यायाम करने से शरीर का तापमान एवं पल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बॉडी एक्टिविटी बढ़ने से श्वसन भी बढ़ जाता है, तापमान भी बढ़ जाता है, पल्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। दौड़ने से बॉडी की एक्टिविटी बढ़ने से ये सब बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेट को धोने का दूसरा नाम क्या है? जैसे कोई पॉइजन व्यक्ति ले लिया हो, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं? पेट को खाली कराते हैं, उसको गैस्ट्रिक लैवेज बोलते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रिक लैवेज बोलते हैं। ओके, आगे है प्राथमिक मानव आवश्यकता का स्वास्थ्य मॉडल किसने दिया? यानी जो प्राथमिक मानव का आवश्यकता है, जो हैरेकी नियम है, किसने दिया? तो ये मौसले ने ही दिया, पता होना चाहिए। शौक की चौथी अवस्था क्या होता है? तो शौक का चौथी अवस्था अपना डिप्रेशन होता है, याद रखिएगा। नारी के स्पंदन की निरंतरता डैश को कहते हैं। नारी में पल्स में अगर रेगुलर रिदिम स्पंदन पल्पेशन हो रहा है तो उसे हम लोग रिदिम बोलते हैं, लय बोलते हैं, ठीक है ना। बच्चों की श्वसन दर वयस्कों की अपेक्षा अधिक होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है ना। हवा या द्रव्य ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? हवा या द्रव द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? चाहे हवा हो या द्रव हो, ये दोनों अगर ऊष्मा के स्थानांतरण कर लेता है तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं, संवेहन कहते हैं, ठीक है। कहता है क्या स्नेक बाइट करने के बाद हमें बर्फ़ का प्रयोग करना चाहिए कांटे वाले जगह पर? तो बिल्कुल नहीं, उसे अवॉइड करता है, बर्फ़ का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मल का गहरा कथई रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। तो मल में अगर गहरा कथक कलर के रंग उपस्थिति है तो उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके मल में पित्त आ रहा है, बाइल आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ज्वर का उत्तरोत्तर कम होना, यानी ज्वर का अचानक से कम होना क्या कहलाता है? लाइसिस कहलाता है, ठीक है, लाइसिस कहलाता है। राइगर्स मोर्टिस अवस्था डैश व्यक्ति में होता है? तो जो व्यक्ति का डेथ हो जाता है और कुछ समय तक अगर उसको जिस अवस्था में उसी अवस्था में छोड़ देते हैं तो उसका बॉडी अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है, जिसे राइगर मोर्टिस बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। मृत के बाद शरीर में होने वाले अकड़न को राइगर मोर्टिस कहते हैं, पता अभी मैंने बताया। आगे है रक्त द्वारा उत्पन्न फैलने वाले रोगों से बचने के लिए नर्स को क्या अपनानी चाहिए? तो नर्स को यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन अपनानी चाहिए, ठीक है ना। रक्त द्वारा फैलने वाला या होने वाला रोग से बचाव के लिए नर्स को यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन अपनानी चाहिए। कंधे पर जो IM इंजेक्शन देते हैं डेल्टॉइड मसल्स में देते हैं, पता होनी चाहिए। जीभ के नीचे रखकर जो औषधि दी जाती है उसे सबलिंगुअल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे रोगी को श्वसन मार्ग द्वारा वाष्प देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो रोगी को श्वसन मार्ग द्वारा वाष्प देने की प्रयोग को नेल्सल इनहेलर बोलते हैं, इनहेलर, ठीक है ना।
आगे है, गुदा मार्ग में लगाए जाने वाले ग्लिसरीन के कैप्सूल को क्या कहते हैं? तो जो गुदा रेक्टल होता है, गुदा मार्ग में अगर आप ग्लिसरीन के कैप्सूल लगाते हैं तो वह एक सपोसिटरी होता है, सपोसिटरी, ठीक है। गैसीय विस्तारण में, ठीक है ना, गैसीय डाइलेशन में डैश एनीमा दिए। अगर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन चुका है तो उसमें कौन सा एनीमा देते हैं? कार्मिनेटिव एनीमा देते हैं। क्या चीज़? कार्मिनेटिव एनीमा देते हैं, ठीक है ना। दो औषधियों को एक साथ देने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिनर्जिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना, सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। दो औषधियों को एक साथ मिला के आप देते हैं और उससे जो प्रभाव, साइड इफेक्ट उत्पन्न होता है उससे सिनर्जिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। स्तनपान छुड़वाकर पोषण देने को प्रारूप को क्या कहते हैं? तो स्तनपान छुड़वाकर, ठीक है ना, स्तनपान छुड़वाकर सामान्य पोषण देने के प्रारूप को क्या कहते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे ये बीनिंग नहीं होगा, गलत है। बीनिंग कब होता है? तो बीनिंग का मतलब होता है कि 6 मंथ अगर कंप्लीट हो जाता है तो धीरे धीरे ऊपर से कुछ पूरक आहार देने लगते हैं स्तनपान के साथ में। बिल्कुल स्तनपान छुड़ाना बीनिंग नहीं कहलाता है, सीधा समझिए। तो बीनिंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। आगे है 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो कितना होगा? तो ये होगा अपन 100, ठीक है ना। तो देखिए मैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का फार्मूला दे चुका हूँ। तो अगर फ़ारेनहाइट का मान हमें 200 या सी का मान हमें दिया है 212 फ़ारेनहाइट, तो हमें सी का मान निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे कि सी अगर 212 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो आराम से हम जो है सी का कंप्लीट वैल्यू निकाल लेंगे, 100 होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्वाइटर किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है ना। पोलियो डैश के कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है, पता होना चाहिए। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होता है, ठीक है। ध्वनि को मापने वाली यूनिट को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं, पता होना चाहिए। बेरी डैश की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से होती है, ठीक है ना। आगे है विटामिन H का दूसरा नाम क्या है? तो बायोटिन है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, डैश की रोकथाम के लिए MMR का टीका लगाते हैं। मम्स, मिजल्स, रूबेला, तीनों का टीका एक साथ आता है। एड्स डैश की बीमारी से होता है? तो HIV वायरस के बीमार जो है होता है, एड्स होता है। DPT का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, यही DPT का टीका आता है, ठीक है ना। हमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम कितने लीटर पेयजल की आवश्यकता होती है? तो प्रति व्यक्ति कम से कम जो है आपको 1.5 से लेकर 2 लीटर पानी जो है कम से कम लेनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गलसुआ मम्स एक विषाणु से होने वाला तीव्र एक्यूट कम्युनिकेबल रोग है जिसमें शरीर के किस ग्रंथि में सूजन हो जाती है? तो जो आपका कर्णमूल जो आपका ग्रंथि होता है उसमें हो जाता है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे ग्राउंड नट्स में डैश की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ग्राउंड नट्स में फैट और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कब्ज से बचाव के लिए फाइबर, रफेज और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है लेनी चाहिए, ठीक है ना, कब्ज से बचाव के लिए। शरीर में हुक वर्म प्रवेश करता है कहाँ से? तो शरीर में हुक वर्म प्रवेश करता है छिद्र से, त्वचा के छिद्र से, और ये पैरों की त्वचा से ज़्यादातर नंगे खुले पांव चलने से उसके छिद्र से प्रवेश कर जाता है। 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का कितना उपयोग करते हैं? तो 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो है लगभग 2.5 से लेकर 5 जो है ग्राम जो है लगता है पाउडर। कहीं कहीं ऑप्शन में अगर 4 रहेगा तो 4 मारिएगा, 5 रहेगा 5 मारिएगा, अगर इससे कम 3 रहेगा तो 3 मारिएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए, आप इस रेंज में कोई भी आएगा तो आप मार दीजिएगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, ओके। व्यक्ति की ध्वनि सहन करने की क्षमता डैश तक होती है? देखिए ऐसे तो नॉर्मल 80 होता है, लेकिन व्यक्ति 80 तक सहन कर सकता है। 85 तक। 85 डेसिबल से ऊपर हानिकारक हो जाता है, फिर 85 से ऊपर सुनने योग्य नहीं होता है ये ध्वनि, समझ गए। और बातचीत की समान ध्वनि 60 डेसिबल होता है, याद रखिएगा। आगे है विटामिन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विटामिन एक प्रकार के प्रोटेक्टिव फूड है जो शरीर को सुरक्षा देता है, ठीक है ना। WHO का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ORS का अर्थ होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है ना। अमीनो अनिवार्य इसेंशियल एमिनो एसिड, टोटल एमिनो एसिड 20 है, इसमें से इसेंशियल 9 है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी पाया जाता है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी जो है प्राप्त हो जाएगा। कोल्ड चैन में तापमान कितना रखा जाता है?
तो जो शीत श्रृंखला होता है कोल्ड चैन, उसमें तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। नवजात में टिटनस को क्या कहते हैं? तो नवजात में टिटनस होता है उसे टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं। टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है। आयोडीन की कमी पहाड़ी क्षेत्र के डैश होती है? पेयजल में होती है कमी आयोडीन की। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 50 ग्राम प्रोटीन में कैलोरी की कितना कैलोरी पाया जाएगा? ध्यान से देखिए, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 50 ग्राम प्रोटीन है। बस आंख बंद कीजिए और आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कितना होगा। राइट आंसर 1000 होगा, ठीक है ना, 1000 कैलोरी प्राप्त होगा। एक उपकेंद्र कितने के जनसंख्या पर होता है? तो मैदानी क्षेत्र में 5000 और पर्वतीय क्षेत्र में 3000, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विटामिन बी एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन बी एक अच्छा स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियाँ की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग 100 के आसपास या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको करा दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।